हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक जो मैंने करवाना है दैट इज़ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनल में देखोगे तो इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जिसमें एडिशन और मल्टीप्लाई के दोनों के क्वेश्चंस होंगे। तो वी विल ट्राई द फर्स्ट पार्ट, द थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब कितने टाइप्स की थ्योरम होती है यहाँ पर लिखा हुआ थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में। पहली थ्योरम है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड बेस थ्योरम। आज की जो पीपीटी है इसमें मैं बेस थ्योरम नहीं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं आज आपको एडिशन, मल्टीप्लाई और इन दोनों के इकट्ठे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जहां पर एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों चीजें आएंगी। एडिशन में दो चीजें आती हैं, व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, और आप कह सकते हो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में दो आते हैं, व्हेन द इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। सो फर्स्ट हम ट्राई करते हैं एडिशन थ्योरम से। सो फर्स्ट केस, एडिशन थ्योरम का मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, वर्ड लिखा है हैपनिंग, ऑफ एन इवेंट कैन इजिली बी फाउंड यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट जस्ट द डेफिनेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट one of the given events. A theorem known as addition theorem solve these type of problem. तो इसमें मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बता ही दिया था कि इसमें दो चीजें आती हैं फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सेकंड होती है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाने हैं वो मैं आपको करवाऊंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के। पहले इससे पहले हम इन दोनों की डायग्राम को अच्छे से समझते हैं कि एडिशन थ्योरम लगता कब है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम दो तरीके की है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहली बात, एडिशन थ्योरम कब लगता है? अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि और, ठीक है, और लिखा होगा या लिखा होगा आइदर, ठीक है। और आइदर अगर वर्ड लिखे हुए हैं दैट मीन्स आप उस क्वेश्चन में एडिशन थ्योरम को अप्लाई करोगे। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में है क्या है? दोनों इवेंट्स हैं, दोनों इवेंट्स क्या है? अलग अलग हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देन अगर मैं इसको मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए यूनियन, और मैंने बताया था एडिशन को मतलब यूनियन कहते हैं, या और वर्ड लिखा हो सकता है या आइदर वर्ड लिखा हो सकता है, ठीक है, या यूनियन लिखा हो सकता है, और लिखा हो सकता है, या आइदर लिखा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे थ्री इवेंट्स हैं, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो इंटरसेक्शन का साइन होता है ये रिवर्स यू, तो इसको हम कहते हैं फाई, PHI, तो ये निल है, ठीक है, ये याद रखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों का कॉमन हमेशा निल होगा। ये आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सेकंड आता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पर क्या है कि जब दोनों का कॉमन इवेंट्स होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑफ यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा है PAU का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ऐसे ही ये तीन इवेंट्स हैं तो तीन इवेंट्स का क्या होगा? A B C, माइनस करना है AB का इंटरसेक्शन, माइनस करना है AC का इंटरसेक्शन, माइनस करना है BC का इंटरसेक्शन, प्लस करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास तीन इवेंट्स है तो तीन इवेंट्स को आपने कैसे करना है, ये अभी हमने करा कि फॉर्मूला लगाना कैसे है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। पहले मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के करवा रहा हूँ, उसके बाद नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले पॉइंट पे आएंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग और अ क्वीन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि 52 कार्ड्स हैं और प्रोबेबिलिटी पूछी है आइदर वर्ड आ गया, मैंने बताया था आइदर हो सकता है या और हो सकता है, किंग एंड क्वीन। अब आपको ये दोनों पता है कि अगर मैं सोल्यूशन में देखें क्या करेंगे, 52 कार्ड में 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। फिर आ गया केस, अगर क्वीन निकालनी, यहाँ पर क्वीन आएगा, ड्राइंग ए क्वीन, तो यहाँ पर क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? किंग और क्वीन का फॉर्मूला क्या लगा? K और Q, K प्लस Q दोनों को प्लस किया, 8/50। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टिपिकल पे आते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, अब यहाँ पर है 2 डाइस, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 9 और 11। अब पूछा गया दो डाइस के
के जो आउटकम्स आएंगे उनका जो टोटल है या तो वो 9 बनेगा या वो 11 बनेगा, टोटल वर्ड बोला हुआ है। तो अगर ये याद रखना, अगर 2 डाइस हैं तो उसके टोटल आउटकम, नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, टोटल आउटकम कितने बनते हैं 36 मीन 6 स्क्वायर। अगर 3 डाइस हैं तो हम लिखेंगे 6 क्यूब, अगर 4 डाइस हैं तो हम लिखेंगे 6 raised to power 4। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 9, सबसे पहले 9 कैसे आएगा 2 डाइस में, तो क्या ऑप्शन बन सकती है, पहले डाइस में 3 आ गया, दूसरे में 6 आ गया, या और आ गया, और क्या हो सकता है पहले में 6 दूसरे में 3, या 4 5 या 5 4। तो टोटल 4 है, 1 2 3 4, तो 4 आउट ऑफ 36 आउटकम। ऐसे 11 कैसे बनता है 5 6 या 6 5, 2/36, और दोनों को ऐड किया तो 4/36 और 2/36 यहाँ तक आपका आ गया। अब आप चेक करो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। कॉमन इन द सेंस क्या 3 6 यहाँ पर है, नहीं है, 6 3 यहाँ पर है, नहीं है, 4 5 है, नहीं है, 5 4 है, नहीं है। दैट मीन्स अगर ये कॉमन नहीं है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस हो गया। अब ये मैं कॉमन वाला पॉइंट आपको बताऊंगा जब म्यूचुअली इंक्लूसिव वाला केस आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला ही कर रहे हैं। देयर आर 3 इवेंट्स ABC, ठीक है 3 इवेंट्स है, इसको ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन एंड ओनली वन ऑफ विच मस्ट अकर दी ऑड्स। ऑड्स का मतलब क्या है, R8:3 अगेंस्ट A, ये अगेंस्ट वर्ड बोला हुआ है, एंड 5 2 अगेंस्ट B, एंड व्हाट आर द ऑड अगेंस्ट C। तीनों की ऑड अगेंस्ट पूछा गया है। अब एक याद रखना, ये मैं पहले क्वेश्चन को समझते हैं, जो पहला होता है ये ऑड इन फेवर होता है, ये ऑड अगेंस्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये फेवर में होता है, ठीक है, ये अगेंस्ट में होता है। ठीक है, ऐसे पूछा गया। अगर मैं तीनों की अगेंस्ट की निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैंने पहले लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड अगेंस्ट B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड अगेंस्ट C, दैट इज इक्वल टू 1। ये तीनों का हमें पता है कि 1 के इक्वल है, तो वहां से हम ऑड अगेंस्ट C की वैल्यू निकाल देंगे। अब ध्यान से समझना ये पॉइंट। अब मैंने कहा कि 8 जो है वो फेवर में होता है, और ये जो है ये अगेंस्ट होता है। ठीक है, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट। तो पहला पॉइंट आ गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑड अगेंस्ट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल दिया, अगेंस्ट कौन सा है 3 आउट ऑफ 11। ठीक है, यहां तक आ गया, ये क्लियर है। दूसरा B का क्या आएगा, B का आएगा 2/7। ठीक है, C का क्या है, C का हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब मुझे तो ये बताया सैंपल स्पेस तीनों का मिला दे तो क्या होता है 1। अब मैंने फॉर्मूला निकाला, मैंने लिखा कि ये भी पता है, ये भी पता है, ये मिसिंग है, ये वाली वैल्यू मिसिंग है, इक्वल टू 1, तो मैंने लिख दिया 34/77, ये इसका आंसर आ गया। अब ये तो ऑड अगेंस्ट आया ना, अब ऑड अगेंस्ट कैसे लिखा था हमने, ये 3/11 कैसे लिखा था, अगर 8:3 था। ठीक है, अब इसका मतलब 11 है, 8:3 था तो 11 नीचे आया था ना टोटल, तो ये 77 मतलब 43 है। पहले फेवर लिखोगे फिर अगेंस्ट लिखोगे, ये अगेंस्ट वाली वैल्यू है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसके रिगार्डिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स विद रोल नंबर 1 to 25, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले आप जैसे सिंपल देखते हैं फिर उसका शॉर्टकट देखेंगे। 25 स्टूडेंट है, हमने सभी को रोल नंबर असाइन कर दिए 1 to 25, और एक रैंडम हमने क्वेश्चन पूछा, आंसर द क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रोल नंबर ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इधर अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7। हमने रैंडमली क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, और या तो 5 के मल्टीपल से बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब रोल नंबर 5 रोल नंबर से पूछ लिया, फिर 10 से पूछ लिया, फिर 15 से पूछ लिया, या 7 के मल्टीपल, पहले 7 रोल नंबर पूछ लिया, फिर 14 पूछ लिया, एंड सो ऑन। तो अब आपने यहाँ पर और वर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ इधर आ गया, तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडिशन थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पर पहले सोल्यूशन में लिखना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट बीइंग मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल क्या बनते हैं, देखो 5 10 15 20 25 स्टूडेंट्स है ना, और ऐसे ही 7 के मल्टीपल क्या बनेंगे, 7 14 21, तो 3/25 5/25। अब इसका शॉर्टकट्स भी अभी देखते हैं, पहले बाद में। क्या पहले बताओ इन दोनों में कोई कॉमन है, 5 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, 15 नो, 20 नो, 25 नो, तो दैट मीन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है अगर कोई भी एक नंबर इसमें से यहां पर आ जाता, ठीक है, तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस आ जाता। ठीक है, एट लीस्ट 1, कम से कम एक नंबर तो होना चाहिए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे 5/25, और बी की क्या है 3/25, दैट इज 8/25। अब इसका शॉर्टकट क्या है, हमने अगर यहाँ पर 25 स्टूडेंट की जगह 100 होते तो मैं कैसे करता, भी इतने नंबर तो बनाने से रहा, तो आप शॉर्टकट बता रहा हूँ, 25 है स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्या है 5, तो 5 के साथ डिवाइड कर दो, तो दैट मीन्स आपका पहले के बनेंगे नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव 5। ठीक है, 5 स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो। अगले में 25 डिवाइड बाय 7, तो ये बनता है
3 पॉइंट समथिंग, तो आपने पॉइंट्स की वैल्यू को इग्नोर कर देना है, आपने 3 ले लेना है, तो नंबर 3 आ गया 3/25। दिस इज शॉर्टकट फॉर्मूला जो आप वैल्यू आप निकाल सकते हो मल्टीपल वाली। क्लियर? सो द नेक्स्ट पॉइंट अब आता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब अभी हमने किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, एडिशन थ्योरम में नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया एक बैग कंटेन्स 50 बॉल्स, वही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब इसमें कॉमन पॉइंट देखेंगे 1 to 50, one ball is drawn at random, find the probability it is a multiple of 5 और 7। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब पहले शॉर्टकट से देखते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 5, तो पहले के केस में कितने बनते हैं 10, बट मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बताया हुआ क्वेश्चन में। फिर आप 50 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बनते हैं 7। ठीक है, 10/50 हो गया, यहाँ पर 7/50 पर। अब देखते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में देखो, पहले के क्या है 10/50, ये मैंने लिखे हुए कितने ऑप्शन बन रहे हैं। दूसरे के क्या है 7/50, 7/50। ठीक है, 7.1 समथिंग बन रहा था, तो मैंने 7 ले लिया। अब बताओ इनमें से कोई कॉमन है? क्या कॉमन है? अगर कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर कॉमन है तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला पार्ट हो गया। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है, 30 इसमें कॉमन नहीं है, 35 यहाँ पर भी आ रहा है, 35 यहाँ पर भी आ रहा है, 40, 45, 50 नहीं है। इसका मतलब एक इवेंट कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो अगर एक इवेंट कॉमन है तो मैंने एक लिख दिया कि 5 इंटरसेक्शन C। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था अगर दोनों में कोई कॉमन आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक है आउट ऑफ 50, कौन से वाला है 35। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर 2 इवेंट्स वाला हो A B माइनस A इंटरसेक्शन B, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, दोनों की वैल्यू लिखी तीनों की, और ये आंसर आ गया। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन में मैंने 2 केसेस बताए अभी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेसिकली कब अप्लाई होगा, कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में लिखा हो एंड और बोथ, ये 2 वर्ड लिखे होने चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर हमने मल्टीप्लाई थ्योरम लगाना है। एडिशन का कैसे पता चलता है? और आइदर लिखा हो तो हमें पता चल जाता है कि एडिशन थ्योरम लगेगा। मल्टीप्लाई में एंड और बोथ लिखा होना चाहिए, एंड भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। अब इसमें 2 केस बताए थे मैंने स्टार्टिंग में, इंडिपेंडेंट होती है। तो इंडिपेंडेंट के इवेंट्स का मतलब क्या है? द आउटकम ऑफ द वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द आउटकम ऑफ अदर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस डज नॉट इफेक्ट को हम नाम क्या देते हैं? विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको बताया भी था जो पहले वाली वीडियो बनी थी, कि एक 52 कार्ड में अगर मैंने एक कार्ड निकाला, चेक किया, देखने के बाद फिर से दोबारा उसी में डाल दिया, तो दैट इज नोन एज विद रिप्लेसमेंट। So if A and B are independent events, then the probability of both occurring is A and word आ गया, मैंने बताया था and और both होना चाहिए। probability of A into probability of B, multiply में ये आएगा। दूसरा क्या आएगा? dependent events। तो dependent events क्या होती हैं? The outcome of the one events affect the outcome of the other। यहाँ पर word क्या लिखा है? one events affect the outcome of others। if A and B are dependent events, then the probability of both occurring। अब यहाँ पर देखो, इसको हम कहते हैं अगर इवेंट इफेक्ट करती है तो उसको नाम दिया गया है डिपेंडेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक कार्ड निकाला 52 कार्ड में से, देखा किंग है, बाहर निकाल रख दिया, इसका मतलब जो बाकी कार्ड निकालेंगे वो अब 51 में से निकलेंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर कम होता जाएगा। सो दैट इज नोन एज विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जो बी की इवेंट है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है कि ए हैपन हो चुका है तो हमने बी को निकाला, सो दैट इज नोन एज डिपेंडेंट इवेंट। एंड ये थ्योरेटिकली भी पेपर में पूछा जाता है, तो आप थ्योरेटिकली ऐसे चार्ट बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो मैं पहले करवा रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, फिर डिपेंडेंट वाले करेंगे। सो सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ध्यान से इसको भी समझना, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन आफ्टर दी अनदर विद रिप्लेसमेंट। लिखा हुआ ना वर्ड विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ वर्ड आ गया, कार्ड्स आर किंग, दोनों कार्ड्स क्या है? किंग। तो पहले हम देखते हैं 4 किंग्स इन अ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग। पहले किंग निकाला, कितने कार्ड निकालने थे हमने? 2 कार्ड्स। पहला कार्ड निकाला किंग, तो 4/52। दूसरा निकाला आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है, वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था आफ्टर रिप्लेसमेंट, तो बी क्या आ गया? 4/52। इसका मतलब ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ए इंटू बी, 4/52, 4/52, 16/2704, ये आ गया विद रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज अगेन हम विद रिप्लेसमेंट वाले करते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड एंड अ वाइफ अपीयर इन अ इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज हैं? 2 वैकेंसीज हैं फॉर द सेम पोस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ हस्बैंड, हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी है, वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी है
फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ओनली वाई विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, 3 केस पूछे गए। पहले मैं यहाँ पर आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर केसेस दिखेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ कि अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो जाता है तो हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5। अगर हस्बैंड सिलेक्ट नहीं होता है तो इसको ए डैश लिखते हैं, जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, जिसको हम कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1/5। 1/5 कैसे है, 1 माइनस 4/5। ठीक है, अब दूसरा वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। वाइफ के ना सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बी बार, दैट इज 1 माइनस 3/4। ये आ गया। अब पहला पॉइंट क्या पूछा था, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड दिस इनटू दिस, ये मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। फिर पूछा गया है नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड दिस इनटू दिस, ये वाला पॉइंट आ गया। तीसरा क्या पूछा है, ओनली वाई विल बी सिलेक्टेड, इसका मतलब अगर वाइफ सिलेक्ट होएगी तो हस्बैंड नहीं होएगा सिलेक्ट, तो यहां पर मैंने लिखा हस्बैंड सिलेक्ट नहीं होगा, वाइफ सिलेक्ट हो जाएगी, तो इसके ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और उसके सिलेक्शन की दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया। एंड ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है, फिर से हम विद रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट ही कर रहे हैं। बैग कंटेन्स 7 रेड बॉल, वाइट 5 वाइट 4 ब्लू बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, यहाँ पर लिखा है 3 बॉल्स निकालनी है सक्सेसिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ड्रॉन इन ऑर्डर। यहाँ पर एक वर्ड आ गया, यहाँ पर ऑर्डर फिक्स है। अगर ऑर्डर फिक्स है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर ऑर्डर फिक्स नहीं है तो इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें ऑर्डर फिक्स ना होने वाला पॉइंट है। अगर ऑर्डर फिक्स है, वो कहते हैं कि ऑर्डर क्या है, पहले रेड आनी चाहिए, फिर व्हाइट आएगी, फिर ब्लू आएगी। इसका मतलब पहले व्हाइट नहीं आ सकती, पहले ब्लू नहीं आ सकती, पहले रेड ही आएगी, फिर व्हाइट ही आएगी, फिर ब्लू ही आएगी। और बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, अब क्या पूछा है, बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, तो ये केस अब क्या है, नॉट रिप्लेस है, तो मैंने इंडिपेंडेंट आपके विदाउट रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट हो गया। नॉट रिप्लेस का मतलब मैंने बाहर रख दिया उसको। ठीक है, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है 7 रेड आने की 7/16, क्योंकि रेड कितनी है 7, टोटल कितनी है 7 + 5 + 4, टोटल हो गया 16 बॉल्स है, तो 7/16 आ गया। दूसरा क्या आएगा, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि दूसरा पूछा था व्हाइट आएगी, तो एक मैंने रेड बॉल निकाल के बाहर निकली, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैंने बॉल को रिप्लेस नहीं करना, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/15। अब ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/14, ये आ गया। अब तीनों को मैं अगर देखूं, तीनों के आने के चांसेस क्या है, दैट इज 1/24। अब यहां पर ऑर्डर अगर फिक्स है तो ऑर्डर फिक्स है तो उसी ऑर्डर में करना है, तो यहां पर हम ऑल्टरनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा केस करवा रहा हूं, वो भी ध्यान से समझना। ये डिपेंडेंट इवेंट्स वाला केस था, मतलब डिपेंडेंट मींस आपका जो केस था दिस इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जहां पर एडिशन और मल्टीप्लाई कैसे पता चलता है कि एडिशन भी लगेगा और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लगेगा। अब ये क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर आते हैं कि जहां पर एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों को लगाना पड़ेगा। अब ये मैं केस पिछले क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। बॉक्स कंटेन्स 10 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल, तो इसका मतलब टोटल कितनी बॉल्स हैं 15। 4 बॉल्स हमने निकालनी है सक्सेसिवली, एक के बाद एक, एंड नॉट रिप्लेस, विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ एडिशन है या मल्टीप्लाई, मतलब 4 बॉल्स निकालनी है और मल्टीप्लाई का केस है, बट एडिशन नहीं लिखा हुआ। एडिशन कैसे पता चलेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल्टरनेटिव ऑफ डिफरेंट कलर्स। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, पहले व्हाइट हो सकता है फिर ब्लैक, या पहले व्हाइट ब्लैक हो सकता है फिर व्हाइट, ये है ना। तो अगर 4 बॉल्स निकालनी है तो इसकी कितनी ऑप्शन बनेगी, तो पहली ऑप्शन है व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 10/15, नॉट रिप्लेस है तो व्हाइट बाहर निकाल दी, तो कितनी बॉल्स रहेगी बैग में 14। अब इसका मतलब ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/14, 4 बॉल निकालनी है, 2 आ गई 3, थर्ड फिर व्हाइट आएगी, ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर है, पहले व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक, तो 9/13, देन अगेन 4/12। तो ये देखो व्हाइट बॉल कम होती जा रही है और ब्लैक बॉल 5 थी फिर 4 रहेगी और नीचे डिनोमिनेटर भी कम होता जा रहा है, ये होगी पहली ऑप्शन। और अब ये पहले की मैंने निकाल दी प्रोबेबिलिटी कि 4 बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और क्या बन सकता है, और बताओ क्या ऑप्शन हो सकती है, पहले ब्लैक भी तो हो सकती है। ठीक है, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/15, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 10/14, ऐसे ही ब्लैक फिर व्हाइट, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। मैंने इसको इन चारों इवेंट को नाम दे दिया x, इन चारों इवेंट को नाम दे दिया y। अब दोनों को मैंने फिर यूनियन, और आ गया बीच में, पहले मल्टीप्लाई फिर और में हमेशा क्या होती है एडिशन, तो दोनों को प्लस किया 3600 डिवाइड बाय 32760, ये एडिशन और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और टिपिकल सा क्वेश्चन करते हैं, तो एडिशन मल्टीप्लाई का ही, दी ऑड्स दैट, ये मैं पहले करवा चुका हूं, ऑड्स का मतलब फेवर। अब यहां पर है ट्रुथ, ट्रुथ फेवर में हो गया, लाई अगेंस्ट हो गया। ठीक है, तो ये फेवर को रिप्रेजेंट करता है, ये अगेंस्ट को रिप्रेजेंट करता है।
ऐसे ही odds at B speak the truth, ये ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, ये लाई को रिप्रेजेंट करता है। इन what percentage they like to contradict each other, contradict each other का मतलब एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, ये मतलब हुआ ना। तो पहले हम इसके ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, पहले ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए के पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए अगर सच बोलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। मैंने कहा ये जो 3 है, दैट 3 रिप्रेजेंट ट्रुथ, दैट रिप्रेजेंट लाई, तो 3/5। अगर वो झूठ बोलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री 2/5। तो इसका मतलब अगर ए सच बोले, अभी इसको मैं रहने देता हूं, ये मैं बी वाला पॉइंट बाद में देखते हैं, पहले बी की ऑप्शन देखते हैं। और क्या बन सकता है, पहले बी का पॉइंट देखते हैं। बी में बी अगर सच बोले तो 5/8, ठीक है, 5/8 सच बोलने की, क्योंकि ये ट्रुथ की है और ये लाई की है, ठीक है। और बी के झूठ बोलने की, ये आ गया। इसका मतलब अगर ए सच बोलेगा या बी झूठ बोल सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ये देखो मैंने ए के सच होने की प्रोबेबिलिटी ली है और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी को लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और या बी सच बोल सकता है, ए झूठ बोल सकता है, तो बी के सच होने की प्रोबेबिलिटी ली है, ठीक है, और ए के झूठ होने की प्रोबेबिलिटी ली है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और आ गया, तो और में एडिशन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको और इन दोनों के आंसर को प्लस कर दिया। तो इसके आपकी बुक में जितने क्वेश्चन है आपके सारे हो जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने और इनको अच्छे से समझना है, एडिशन और मल्टीप्लाई। तो इसके बाद अगर कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट अंडर द वीडियो, ठीक है। आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।